जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 30 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस हम आपके साथ यहाँ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तीनों ही कृषि कानून क्या था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसानों के लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार को वो तीनों ही कृषि कानून वापस लेना पड़ा है, तो तीनों कृषि कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया था, वो आप देख सकते हैं, हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएगा। किसान के तीनों ही कृषि कानून को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। देखो, लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ओमिक्रॉन ये जो है नया वायरस है, कोरोना का जो है नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन। ये डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और तीसरी लहर कोरोना का आ सकता है ओमिक्रॉन से। इसलिए आप सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। आप लोग एक बार फिर से मास्क लगाना शुरू कर दें, सैनिटाइजर का यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बार फिर WHO के जो निदेशक है, इन्होंने चेताया है कि ये जो है एक खतरनाक स्थिति क्रिएट कर सकता है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस, ये हैं टेड्रोस। इन्होंने चेताया है कि एक बार फिर से ये विश्व में प्रलय की स्थिति ला सकता है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, काफ़ी मुझे देख कर प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि ट्विटर का जो CEO है जैक डार्सी ने रिजाइन कर दिया है, और ट्विटर के नए CEO बन सकते हैं, भारत के ही हैं पराग अग्रवाल। IIT बॉम्बे से पढ़ाई किए हुए हैं पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बनने वाले हैं। इसको भी एक बार देख सकते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की मंशा अच्छी, लेकिन नतीजा शून्य। देखो, इस न्यूज़ को जब पढ़ोगे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रखी हुई है केंद्र सरकार ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश्चन पूछा है केंद्र सरकार से कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम क्यों जारी रखे हुए हैं। देखो, एक चर्चा मैं करता हूँ, पिछले कुछ दिन से लगातार ये चर्चा बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने स्पीच में कहा है, मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया या नहीं। वो चर्चा था कि किस तरह से NGO को फंड देती है, कई सारे विकसित देश फंड देती है, कई सारे आपको चाइना जैसा देश NGO को, हमारे देश के कुछ NGO को फंड देती है, और वो NGO क्या करती है कि जाती है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट जाती है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पे देश में जो परियोजना चल रही है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे हैं, उसको रोकने का काम करती हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपको न्यूज आया था कि चारधाम प्रोजेक्ट जो है, चारधाम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया गया था, और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर चारधाम परियोजना को अगर हमें रोका जाएगा, ये सारी NGO जो है हमें रोकने का काम करेगी, तो फिर कल के डेट में अगर चीन अपना मिसाइल तैनात कर दिया उत्तराखंड की बाउंड्री के पास, तो चारधाम परियोजना के माध्यम से हम वहाँ पे पहुँच सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाता, हमारा रोड डेवलप हो जाता, हम अपना मिसाइल पहुँच सकते थे आपको उत्तराखंड के बाउंड्री पे, जो चाइना के साथ हमारा बाउंड्री है उत्तराखंड पे, वहाँ पे पहुँच सकते थे। अगर कल के डेट में चाइना हम पे उत्तराखंड में हमला कर देता है, तो फिर हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सारी की सारी NGO जो है इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने का काम करती है, ये बेसिकली देश के साथ एक तरह से, अब क्या मैं बोलूँ इसको, देश के साथ एक गलत करने का काम करती है। और ये सारी सारी कहेंगे विकसित देशों की चाल है, या चाइना की चाल है या विकसित देशों की चाल है। चाइना की चाल इसलिए है कि चाइना नहीं चाहता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। जो बॉर्डर एरिया है, जो चाइना के साथ हमारी सीमा बनती है, वहाँ पे हमारी सीमा जो बनती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो, इसके लिए चाइना किसको फंड करती है, NGO को फंड करती है। NGO हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जाता है, और हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार को काम रोकना पड़ता है। तो ये विकसित देश भी कर रहे हैं। इनफैक्ट विकसित देश ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे। जैसे अमेरिका मान लो NGO को क्यों फंड करेगा, तो अमेरिका NGO को फंड करेगा चूंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना होता है निर्माण, इस निर्माण से क्या होता है, कार्बन इमिशन होता है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत कार्बन इमिशन करे, तो अमेरिका भी क्या करती है कि NGO को फंड देती है ताकि भारत में निर्माण की योजना अधिक से अधिक ना हो। राइट, एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़ी साजिश होती है बेसिकली यह। देखो, घर घर राशन योजना जो है, ये योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था।
राशन अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे, जो आपको राशन मिलना चाहिए, ठीक है, आप गरीबी रेखा से नीचे हो, जो आपको राशन मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है राशन के दुकान पे, आपको डायरेक्टली घर पे पहुंचा दिया जाएगा। ये योजना लाया था दिल्ली सरकार ने, इसे बोला गया घर घर राशन योजना। राज्यपाल ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसे स्टे लगा दिया, इसको रोक दिया, मैटर चला गया है कोर्ट। अब देखते हैं कोर्ट पे इस पर क्या डिसीजन आएगा। ओके, बिजनेस पेज पे पेज नंबर 7 पे प्रत्यक्ष कर संग्रह में 68% का उछाल। पिछले वर्ष के कंपेयर इस वर्ष 1 अप्रैल से 23 नवंबर तक के कलेक्शन को देखा जाए तो 68% उछाल के साथ लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास प्रत्यक्ष कर संग्रह हमारा आ चुका है। तो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इसको देख सकते हैं, बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता का कोई प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के पास नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो है बिटकॉइन का प्रचार अभी हो रहा है। अभी मैं देख रहा था भारती सिंह को उसके टीवी शो पे, भारती सिंह का यूट्यूब पे एक शो चल रहा है, उस शो जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है बिटकॉइन, और उसमें खुलेआम बिटकॉइन का प्रचार हो रहा है। तो सरकार को बिटकॉइन को रोकने की रणनीति अपनाना चाहिए या रेगुलेशन की रणनीति अपनाना चाहिए कि बिटकॉइन का खुलेआम प्रचार कैसे कोई कर सकता है, अगर आप बिटकॉइन भारत में लीगल नहीं है पूरी तरह से तो, राइट। तो इस पर एक कड़े कानून या कड़े नियमन की आवश्यकता है। रुपए की लोकप्रियता से घबराई वीजा। वीजा कहाँ का है पता है आपको? वीजा जो है आई थिंक अमेरिका का है, हाँ राइट। वीजा जो है अमेरिकन कंपनी है, रुपए इंडियन कंपनी है। तो मैक्सिमम लोग अब रुपए का ही यूज कर रहे हैं। तो वीजा का जो रिवेन्यू प्राप्त होना चाहिए वो रिवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है अब, राइट। उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। अच्छा, भारत अमेरिका संबंध को देखोगे तो वहाँ पे भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के जो डिस्प्यूट है या जो निगेटिव पॉइंट है उसमें एक यह भी पॉइंट है, वीजा कार्ड। देखो मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं डिटेल्स एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, और मैं आने वाले कुछ दिन कर भी नहीं पाऊँगा। मैंने रीजन ऑलरेडी दे दिया है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ डेली डिटेल में एनालिसिस। लेकिन ये सब जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जो एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, इसे आप लोग जरूर पढ़ना। भरत झुनझुनवाला का लिखा हुआ एडिटोरियल है, और मैंने आपको वैसे भी कहा है कि भरत झुनझुनवाला का जो एडिटोरियल आता है उसको जरूर पढ़ें। इसमें किसानों को एमएसपी दिया जाना चाहिए। अब देखो, किसान 3 कृषि कानून जो है रद्द हो चुके हैं, सरकार रद्द कर दी है, बावजूद इसके किसान अड़े हुए हैं कुछ किसान कि हमें एमएसपी दीजिए। एमएसपी का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, दोनों ही पर्सपेक्टिव को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, इसलिए इसको पढ़ें आप लोग। अब देखो, ये जो एडिटोरियल है अनंत संभावनाओं वाला उभरता क्षेत्र, 2018 में सरकार ने जो है 12 सेक्टर को चैंपियन सेक्टर घोषित किया। चैंपियन सेक्टर वो सेक्टर थे 2018 में घोषित किया, सॉरी 2018 में सरकार ने 12 सेक्टर को चैंपियन सेक्टर घोषित किया। चैंपियन सेक्टर वो सेक्टर थे जिस पे सरकार ध्यान दे करके 2024 तक $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बन सकती थी। इन 12 सेक्टर में एक सेक्टर लॉजिस्टिक्स भी है। सरकार लॉजिस्टिक्स नीति लेकर आ रही है, बजट 2020-21 में घोषणा किया गया था, लेकिन अभी तक लॉजिस्टिक्स नीति लाई नहीं है। अच्छा देखो, लॉजिस्टिक्स नीति की ज़रूरत क्यों है? भारत में लॉजिस्टिक्स नीति की ज़रूरत इसलिए है कि विकसित देशों में जो लॉजिस्टिक्स पे खर्चा होता है वो महज 5% होता है। यानी विकसित देशों में मान लेते हैं कि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान परचेज करते हैं तो उसमें सिर्फ 5 रुपये ही आपको लॉजिस्टिक्स चार्ज देना होता है। इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स खर्चा होता है वो लगभग आई थिंक 13 से 15% होता है। यानी 100 रुपये का कोई सामान आप परचेज करते हैं इंडिया में तो आपको लॉजिस्टिक्स के नाम पे आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो 15 रुपये सोचो देने पड़ते हैं, 13 से 15% लॉजिस्टिक्स खर्च होता है इंडिया में। तो इसे घटा करके हमें 5 से 7% या 5 से 10% के बीच में करना है। इसलिए भारत को लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इसके लिए सरकार कई सारे काम कर रही है। तो इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है कि लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों है, लॉजिस्टिक्स के महत्व क्यों है। अगेन आज तीनों ही एडिटोरियल मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्या प्रदूषण को थामने के लिए सीएनजी असमर्थ है?
क्या पॉल्यूशन को रोकने के लिए सीएनजी की क्या भूमिका हो सकती है? तो ये ही पर्सपेक्टिव पे ये एडिटोरियल दिया हुआ। तीनों ही एडिटोरियल आज का एडिटोरियल सेक्शन का इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लें आप लोग। देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है अगेन। ईरान के साथ परमाणु समझौता पुनर्जीवित करने का प्रयास। 2015 में जब बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में तो परमाणु समझौता हुआ था। परमाणु समझौता में P5+1 देश ने साइन किया था। P5 मतलब होता है कि परमानेंट 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों ही स्थायी सदस्य, चाहे वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं, USA हैं, UK हैं, रूस हैं, ब्रिटेन है, सॉरी ब्रिटेन का नाम मैंने बोल दिया, चीन है और फ्रांस है। तो ये 5 देश स्थायी देश हैं प्लस एक जर्मनी। तो ये 6 देश मिलकर के साइन किया था, इसे P5+1 कहते हैं। तो P5+1 जो है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया था 2015 में। 2018 में अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज हो गए और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया। अब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, फिर अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं, तो ये फिर से ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होना चाह रहे हैं। अब सवाल होता है कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखो जब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आया था ट्रंप 2018 में, हम सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक तो नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छे खासे मात्रा में तेल हम आयात करते थे आपको ईरान से। अच्छा, ईरान से भारत तेल आयात करता था तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि हमें ईरान को पैसे जो है हम डॉलर की जगह रुपये में भी पैसे दे सकते थे। जैसे मान लेते हैं भारत अभी तेल आयात करता है सऊदी अरब से, तो हमें जो पेमेंट देना होता है वो डॉलर में देना होता है। लेकिन ईरान से जब हम तेल आयात करते थे तो हमें उन्हें रुपये में भी यानी इंडियन करेंसी में भी उसे पैसा देते थे। तो ये हमको काफ़ी रिबेट दिया था ईरान। बावजूद इसके भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था अमेरिका के दबाव में। चूँकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए भारत ने तेल खरीदना अमेरिका से बंद कर दिया था अमेरिकी दबाव में। तो अगर ईरान न्यूक्लियर डील फिर से साइन होता है तो भारत फिर से एक बार तेल खरीदना शुरू कर सकता है। तो भारत के ईरान से एक बार फिर से बेहतर संबंध होंगे। देखो कोई भी इंटरनेशनल न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट जरूर है। अगर ईरान से तेल भारत परचेज करता रहता मान लो अभी, तो तेल इतना महंगा नहीं होता, ऑयल इतना महंगा नहीं होता। तो भारत में अभी जो है महंगाई चल रही थी, महंगाई भी इतनी महंगी नहीं होती, महंगाई इतनी वृद्धि नहीं होती। तो इंटरनेशनल न्यूज जो होता है उसका भी डोमेस्टिक इम्पैक्ट होता है, राइट। तो जब न्यूज़ आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा कि डोमेस्टिक इम्पैक्ट भी होता है इंटरनेशनल न्यूज़ का। एम्स और आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया टाकिंग ग्लव्स। तो एक ग्लव विकसित किया है एम्स और आईआईटी जोधपुर के द्वारा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो न्यूज़ मैंने चर्चा किया है उसे ज़रूर आप लोग पढ़ लें। धन्यवाद।